नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से की। पाकिस्तान के कब्जे में मैं आपको बता रहा हूं कि ओरिजिनल पाकिस्तान तो बहुत छोटा है, लेकिन सत्य ये है कि जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। पाकिस्तान के पास जो इस समय 8,80,000 किलोमीटर के लगभग जमीन है, उस जमीन में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद कहते हैं। और बहुत बड़ा हिस्सा जिसको 60% एरिया कहते हैं, वो बलूचिस्तान का है। हालांकि बलूचिस्तान अकेला बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान में कई एक कबीले हैं, जिसमें सबसे बड़े कबीले के रूप में कलात का क्षेत्र आता था। ये कलात का क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, यह कलात के साथ और कबीले भी शामिल थे। इन कबीलों की अगर हम बात करते हैं तो सबको मिलाकर अगर कोई कहेगा तो लगभग एरिया 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बनता है। यानी कि पाकिस्तान से अगर कलात जम्मू कश्मीर बाहर कर दिया जाए, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो फिर पाकिस्तान बहुत छोटा सा बनेगा, भारत के एक प्रांत के बराबर, एक प्रदेश के बराबर। और उसमें भी लोचा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है, उस हिस्से पर क्लेम करता है अफगानिस्तान। बलूचिस्तान के भी कुछ हिस्से पर, मकरान और बाकी के हिस्सों पर अफगानिस्तान अपना क्लेम करता है। बचता है सिंध और पंजाब का क्षेत्र। अब अगर पंजाब के क्षेत्र को अलग कर दिया जाए, सिंध की बात यह है कि सिंध हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और सिंध में भी लगातार वहां काम चलता ही रहता है, जिसको मुजाहिर या मुहाजिर कहते हैं। वो भी लगातार वहां आंदोलन करते ही रहते हैं। यानी कि पाकिस्तान इस समय ऐसे दोराहे पर खड़ा है, दोराहे ना कहिए, ऐसे बॉम्ब पर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे विस्फोट पर रखा हुआ है, बारूद पर रखा हुआ है कि जिस दिन वो फटेगा उस दिन पाकिस्तान के छींतड़ उड़ जाएंगे। इस बात को इससे भी लिंक किया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी 2 दिन पहले ही एक एडवाइजरी जारी करी गई। उस एडवाइजरी में यह कहा गया कि बलूचिस्तान और, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र, इसके अतिरिक्त एलओसी जो भारत पाकिस्तान की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद, इन क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की गई। उन्होंने अपने एडवाइजरी में यह कहा था कि पाकिस्तान का दौरा अगर बहुत आवश्यक ना हो तो रद्द कर दिया जाए, और पाकिस्तान में अगर आपका दौरा लगता ही है, जबरदस्ती लगता है, तो ये याद रखिएगा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद एलओसी के क्षेत्र में ना जाएं। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सवाल यही था कि आखिर क्या बड़ा होने वाला है। आज वहां खैबर पख्तूनख्वा में जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी, जो आगाह किया गया था, वो खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र में ही कांड हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र में कांड हुआ। यानी कि इसके पीछे ये भी कहा जा सकता है कि कहीं अफगानिस्तान के जो वो हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान, वो कहीं साथ तो नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो साथ दे रहे हैं। क्वेटा में, बलूचिस्तान के क्वेटा से एक ट्रेन पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान पेशावर क्वेटा से चलती है, बलूचिस्तान से। क्वेटा में अक्सर आप सुनते ही होंगे कि अक्सर बम फूट जाते हैं, अक्सर वहां कुछ ना कुछ होता रहता है। वो ट्रेन खैबर पख्तूनख्वा के जब टनल से पास हो रही थी, कुछ टनलों से पास हो रही थी, तो ऐसा कहा गया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने उसको हॉस्टेज बना लिया। उसमें 100 से ज्यादा तो पैसेंजर थे। पैसेंजर के अलावा 20 पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग भी थे, पुलिस के लोग थे, आईएसआई के लोग थे। यानी कि ये कहा जा रहा है कि लगभग 400 लोग उसमें बंधक बनाए गए हैं। उन 400 लोगों में 100 तो केवल सिविलियंस हैं, बाकी के 300 लोग या तो मिलिट्री के हैं, या पुलिस के हैं, या आईएसआई के हैं। आप सोच लीजिए, इसका मतलब यह हो गया कि वो कोई सामान्य ट्रेन हॉस्टेज नहीं है, कोई नागरिकों की ट्रेन हॉस्टेज नहीं है। 75% लोग वहां पाकिस्तान सरकार के साथ मिलिट्री ग्रुप, पुलिस या आईएसआई के लोग हैं, जो बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं।
अब बलूचिस्तान ने, जब बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने इसको पकड़ लिया है तो उन्होंने साथ में ये भी दावा किया है कि 20 आर्मी वालों की हत्या करके उन्होंने निपटा दिया है। आगे भी उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमको परेशान किया, आगे हमारे आगे पीछे कुछ लगाया, ये टनल नंबर 8 की बात आती है जिसमें ये किया गया है, अगर तुमने हमारे आगे पीछे कुछ लगाया तो ये निश्चित है कि बाकी के सिविलियंस को छोड़कर बाकी 300 लोगों को मार दिया जाएगा। ये फ्रीडम फाइटर अपने आप को कहते हैं और ये कहते हैं कि वो बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बलूचिस्तान की फ्रीडम कैसे, इस चीज को समझने की मुझे लगता है आवश्यकता हम सबको है क्या कि बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान अलग है, कलात का क्षेत्र अलग है और कलात के क्षेत्र के साथ साथ खारन, लासबेला, मकरान, ये क्षेत्र शामिल हैं। अब ब्रिटिश बलूचिस्तान की अगर बात कहेंगे तो वो एक बहुत छोटा क्षेत्र है जो कि जिन्ना ने सक्सेशन में पाया था। ब्रिटिश बलूचिस्तान का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिसको संचालित किया जा रहा था। बाकी के जो क्षेत्र हैं जिनको आप कलात कहते हैं, करन कहते हैं, लासबेला कहते हैं, मकरान कहते हैं, ये सारे क्षेत्र अपने आप में कबीलाई क्षेत्र हैं और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। अब इसकी कहानी भी बड़ी बड़ी खतरनाक है। कलात में खान शासन कर रहे थे, खान मीर अहमद येन खान, उनको खान ऑफ कलात कहा जाता था। खान ऑफ कलात ने 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर नियुक्त कर दिया। 1946 में, अभी स्वतंत्रता की बात तो हो रही है लेकिन अभी पाकिस्तान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। तो खान ऑफ कलात ने मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि लीगल प्रैक्टिशनर के नाम से लीगल प्रैक्टिस तो नहीं करते थे लेकिन वो लीगल एडवाइजर बन गए। ब्रिटिश क्राउन के सामने प्रेजेंट होने की बात आई कि ब्रिटिश क्राउन के सामने कलात की तरफ से कौन प्रेजेंट होगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना की प्रेजेंटेशन के बाद घटनाएं बड़ी तेजी से बदली। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक माउंटबेटन ने बैठक बुलाई थी। माउंटबेटन की इस बैठक में खान ऑफ कलात, कलात के चीफ मिनिस्टर, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट हुए। इन लोगों ने बैठकर यह तय किया कि कलात एक स्वतंत्र राज्य होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसी को जो 5 अगस्त 1947 को जो सहमति बनी है, 4 अगस्त की बैठक हुई, 5 अगस्त को सहमति बनी कि भाई कलात अलग स्वतंत्र देश होगा। 11 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात और मुस्लिम लीग के बीच में ट्रीटी हो गई और उस ट्रीटी में यह तय हुआ कि मुस्लिम लीग कलात की इंडिपेंडेंस का रिस्पेक्ट करेगी, उनका सम्मान करेगी और कलात के क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई दावा पेश नहीं करेगी। 15 अगस्त को हम सब जानते हैं कि हम आजाद हो गए। 14 अगस्त की रात को पाकिस्तान और 15 अगस्त की रात को, मतलब 14 अगस्त की ही रात को हम आजाद हो गए। 15 अगस्त लग गया था, तो 15 अगस्त 1947 को ये सब कुछ हो गया। कलात का जो खान ऑफ कलात था उसको जिन्ना ने बुलाकर कहा कि साइन कर लो, मर्ज कर दो। उसने कहा कि हमें बाकी लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। तो अक्टूबर 1947, ये अगस्त की 11 अगस्त को ट्रीटी साइन होती है और अक्टूबर 1947 को ये बात शुरू हुई। इस बात को लेकर उसने, खान ऑफ कलात ने कहा कि नहीं, अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम कुछ निर्णय नहीं कर सकते, बाकी के कबीले भी हमारे में आते हैं, इसलिए हम उसमें निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। खान ऑफ कलात ने बाकी लोगों को बुलाया, अपने पार्लियामेंट्री जो चुने हुए लोग थे, उन्होंने सबने यूनिनिमसली एक सुर में यह कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने तय कर लिया। पाकिस्तान ने एक और गड़बड़ी कर दी। दिसंबर 1947 में जनरल परवेज, कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिसर थे लंदन के, उन्होंने कलात से कहा कि आपको हम कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे सकते, पाकिस्तान सरकार के अप्रूवल के बगैर हम आपको बचा नहीं सकते। अब ये जनरल परवेज का जो कहना था, क्योंकि अभी तो इंडिपेंडेंट कह दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी मदद करो, पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, तो कहते हैं पाकिस्तान की अनुमति के बगैर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। कलात पूरी तरह से फंस चुका था। कलात के फंसने के बाद 18 मार्च 1948, मतलब एक साल ऐसे चलता रहा, 18 मार्च 1948 को
कारण, लासबेला और मकरान, इन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो खान के साथ नहीं है, आपस में लड़कर खान के साथ नहीं है, ऐसे घोषणा कर दी। नतीजा निकला कि पाकिस्तान ने आर्मी उस क्षेत्र में घुसड़ दी और आर्मी घुसरकर कलात और ये बाकी क्षेत्रों को अपने साथ मिला लिया, बिना किसी एक्सेशन के, बिना किसी साइन के। इसके साथ साथ कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई। बड़ी घटनाएं ये हुई कि पाकिस्तानी आर्मी 26 मार्च को मूव कर चुकी थी, लेकिन इसमें जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि खान ऑफ कलात ने भारत के साथ अप्रोच किया। ऐसा उस समय, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा उस समय वीपी मेमन ने ऑल इंडिया रेडियो पे कहा, क्योंकि ये जो सारा एक्सेशन की प्रक्रिया चल रही थी जम्मू कश्मीर सहित, उसमें वीपी मेनन आईसीएस ऑफिसर थे, मतलब एक बड़ी भूमिका में थे। वीपी मेनन ने रेडियो पर घोषणा कर दी कि कलात ने हमको संपर्क किया है और भारत के साथ वो मर्ज करना चाहते हैं। ये घोषणा प्रॉपर उन्होंने की। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी कि नहीं, कलात को हम अपने साथ परिस्थितियों के अनुसार नहीं मिला सकते और कलात हमारे में मिल नहीं सकता। इसके बाद कलात, जब जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा हुई, उसके बाद ही कलात में उनकी जो आर्मी थी, पाकिस्तान की आर्मी थी, उसके सामने खान ऑफ कलात सरेंडर कर गए और खान ऑफ कलात ने घोषणा कर दी कि भाई हम पाकिस्तान में हो गए, क्योंकि वो तो वैसे ही घिर चुके थे, केवल घोषणा ही करनी बाकी थी। तब से 1958, मतलब ये सब कुछ चल रहा था 48 का, 58, 62 या और जो युद्ध हुए, उन सभी में बलूचिस्तान ने ये घोषणा करता रहा कि हमको स्वतंत्र कर दीजिए। वो लगातार आंदोलन करता रहा। 2005 में इस आंदोलन ने बड़ी तेजी पकड़ी, क्योंकि नवाब अकबर खान बोगटी, इन्होंने जो पाकिस्तान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी थे और बलूचिस्तान के गवर्नर भी हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट चालू कर दिया, युद्ध चालू कर दिया और इसके साथ बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को बड़ी तेजी से आगे बढ़ता लोगों ने देखा। डिमांड ये थी, 15 सूत्री उनकी डिमांड थी, उस डिमांड में बलूचिस्तान को एटलीस्ट स्वायत्त घोषित कर दिया जाए। लेकिन मुफ्ती को पाकिस्तान में उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ के शह पर हत्या कर दी गई। उसके बाद लोगों की तमाम गिरफ्तारियां हुई, लोग गायब हो गए, उनकी हत्याएं हो गई, कुछ पता नहीं लगा। लेकिन अभी इस समय जब चीन के साथ पाकिस्तान का सीपीईसी साइन हो गया और ग्वादर पोर्ट पर चीन का आना जाना हो गया, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया, सीपीईसी के इस गठबंधन के बाद बलूच लोगों को ये बिल्कुल खतरा पैदा हो गया कि अब चाइनीज इंटरवेंशन इस क्षेत्र में घुस जाएगा और वो बलूचिस्तान को परेशान करेंगे। इसलिए वहां चाइनीज को देखते ही बलूचिस्तान के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, हत्याएं करनी शुरू कर दी। चाइना की सिक्योरिटी खतरे में आ गई, चाइना परेशान हो गया और फंस गया। लेकिन चाइना तब तक डटा रहा। भारत में जब मोदी जी की सरकार बैठ गई, तो मोदी जी की सरकार बैठने के बाद परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदली और चाइना के सामने इकोनॉमिक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि भारत उठकर खड़ा हो चुका था। चाइना के साथ विश्व के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो भारत के पास आने लगे थे। इसका परिणाम ये निकला कि चाइना वो रसद या वो मदद नहीं कर सकता था पाकिस्तान की, जो वो करता रहा था। इसका श्रेय नो डाउट मोदी जी को जाता है। पाकिस्तान ने नया गेम खेल दिया और उस नए गेम में अनवरुल हक काकर को बलूचिस्तान का लीडर घोषित कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब ये जो मिस्टर काकर है, ना तो ये बलूच हैं और ना ही ये बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री वहां पर बने हुए हैं। 75 साल से ये लगातार चल रहा है। बलूचिस्तान के लोग भारत की तरफ लगातार अच्छे मूड में देखते हैं कि भारत उनकी मदद करेगा, लेकिन भारत क्या करता? जवाहरलाल नेहरू ही जब मदद करने को तैयार नहीं हुए थे। परिणाम ये निकल रहा है कि वो लगातार वहां पर मूवमेंट चल रहा है। अब ये बात अगर यूएस इंटेलिजेंस को मालूम है, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी तैयारी थी। इस बड़ी तैयारी का ही परिणाम है कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और 300 लोग इसमें, मैंने जैसे कहा कि 300 लोग इस ट्रेन में या तो मिलिट्री के लोग हैं, यानी कि आर्म फोर्सेस के लोग हैं, या आईएसआई के लोग हैं, और या फिर उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, या उनके पुलिस के लोग हैं। 400 टोटल लोगों में से 300 लोग पाकिस्तान की फोर्सेस के हैं, बाकी 100 लोग सिविलियन इसमें
हैं और लगातार बलूच इसमें मारपीट कर रहे हैं, 20 लोगों की हत्याएं भी कर चुके हैं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वाकई में ये बलूचिस्तान के ही लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसमें कोई भी क्लेम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने अभी किसी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान अगर डिक्लेयर नहीं कर रहा है तो वाकई में क्या ये बीएलए है जैसी घोषणा की गई, या फिर इसके पीछे भी कहीं अफगानिस्तान है। अगर इसके पीछे अफगानिस्तान है तो उनका टारगेट ये ट्रेन नहीं है। सबका ध्यान आकर्षण करने के बाद जहां तक मैं समझ रहा हूं उनका टारगेट खैबर पख्तूनख्वा है और खैबर पख्तूनख्वा को वो कब्जा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि इस ट्रेन की हॉस्टेज होने के बाद उनका अगला टारगेट और बड़ा हो सकता है और पाकिस्तान उथल पुथल की कंडीशन में आ चुका है और भविष्य में अब बड़ी कुछ उसमें सरगर्मियां चलने वाली हैं। यूएस चूंकि उनके साथ खड़ा नहीं है, विश्व के कोई कंट्री उनके साथ खड़े नहीं है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान के टूटने की ललकार या टूटने की कगार यहीं से शुरू हो और कुछ बड़ा देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।